चुप रहो। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, अगला चैप्टर इसका, ठीक है। उसमें मैंने कनकेव का करा दिया था, कन्वेक्स का आप लोग ट्राई करिए, उसमें समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, फिर से कराया जाएगा उसको। शुरू, फर्स्ट पेज देखो, यहाँ पे आपको एक ग्लास ब्लॉक दिख रहा होगा पिक्चर में, सबसे पहले पेज पे निकाल लीजिएगा, ओपन करेगा पीडीएफ। ग्लास ब्लॉक है, एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है ऊपर से, पॉइंट ए पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, आगे बढ़ रही है फिर पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पे टकराने के बाद वो फिर दूसरे डायरेक्शन में निकल के चली जा रही है। वो लेके चला गया, मैंने उसको दे दिया, ठीक है। द रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन at point A when it goes from air into glass। आएगा वो, ठीक है। The ray of light change direction again at point B when it goes from glass into air। देखिए यहाँ एयर से पॉइंट ए तक आ रहा है, तो कैसे लाइट आ रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, और ए से बी तक जा रहा है तो कहां जा रहा है, फिर ग्लास, ए से बी तक ग्लास में, और फिर ग्लास से बाद में फिर एयर में ही जा रहा है। तो देखिएगा, द चेंज इन डायरेक्शन, जो ब्रॉड लाइन में लिखा हुआ है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्विटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जाता है तो उसका जो उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्विटली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज जाती है और जाने के दौरान जो बेंट होता है, मतलब जो मुड़ना हो जाता है, लाइट की रेज मुड़ जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का एक मीडियम से, एक माध्यम से, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद, मीडियम में जाने के बाद उसमें जो मोड़ हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब बेंड। हाँ, आगे देखिएगा, बिल्कुल एयर से वाटर में जाएगा। तब आप देखे होंगे ना कि जैसे कोई भी ग्लास रॉड या कोई भी चीज अगर आप डंडे अभी खड़ा कर दो पानी में तो आपको लगेगा वो टेढ़ा दिखेगा, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। रिफ्रैक्शन मतलब पता है ना, अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपरावर्तन। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे फिगर 2 अगले पेज पे आएंगे, स्लाइड पे। यहाँ एक ग्लास ब्लॉक आपको दिख रहा है, ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, टुकड़ा है कांच का। यहाँ पे इंसिडेंट रे दिख रहा है जो पॉइंट ओ पे आता है, एन और N1 यहाँ नॉर्मल लाइन है, बिल्कुल। और जैसे ही पॉइंट ओ पे आता है तो रिफ्रैक्ट हो जाता है, देख रहे हैं ना, उसमें मोड़ हो जाता है, बिल्कुल सीधी लाइट नहीं जा रही है। बात समझने को, एयर से लाइट आई और वो सीधी ना जा करके वो मुड़ गई, क्योंकि एयर से यहाँ पे मीडियम कौन सा हो गया, कांच, मतलब हवा से कांच में दो अलग अलग मीडियम में लाइट को जाना पड़ा, तो ये भी रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, बोलो। हाँ, कांच का जैसे एक टुकड़ा हो गया ना, टुकड़ा, नॉट 3D शेप, कुछ नहीं 3D शेप का, या प्रिज्म की बात ही नहीं है, नॉर्मल सा कांच का टुकड़ा को, तो वहां पर भी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। देखिएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ऊपर देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यहां पर एंगल बन रहा है, मतलब आर के पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो जो बेंट हो रहा है, बेंट होने के बाद नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है। पहले इंसिडेंट ऑफ रे का इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर है, आफ्टर बेंटिंग रिफ्रैक्शन के बाद वो कितना एंगल बना रहा है आपको नीचे दिख रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा।
अलग अलग बिल्कुल होगा बेटा, कैसे अलग अलग नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट ऑफ रे और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम थे, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होंगे। ठीक है, लिखा तो है इन द रिफ्रैक्शन, देखो छोटा तो दिख ही रहा है, in the refraction of light the angle of refraction is usually not equal to angle of incident। लिखा है ना ब्रॉड लाइन में, जो मोटे अक्षरों में वही मैं पढ़ा रहा हूं केवल, लिखा है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होता है, लेकिन पहले जो पढ़ाया था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर ही होगा। हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपरावर्तन का नियम पढ़ेंगे, देखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रिफ्रैक्शन हुआ क्या कारण है, इस अपरावर्तन का कारण क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एयर में और कांच में ये हमें पता है कि एयर में जो स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिखा हुआ है बुक में आपके, और ग्लास में उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब ग्लास में स्लो हो जाती है। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा तेज है, वहीं इसकी तुलना में ग्लास में स्लो है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही हो और लाइट के जाने के कारण अगर लाइट की स्पीड में कोई डिफरेंस हो जाएगा तभी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है, देखिएगा। ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, एक लाइट में मान लो कि एयर से कांच में जा रहा है, जितना ज्यादा इनके बीच में लाइट की स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, जो मोड़ होगा उतना ही ज्यादा मोड़ होगा। आपको लाइट को जितना ज्यादा मोड़ना है आप अपना मीडियम वैसे ही सेट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से ज्यादा, और ये पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चन होगा। जितना ज्यादा लाइट का स्पीड चेंज होगा मीडियम में उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है? Why a change in speed of light cause refraction of light? अब ये आपको एनसीईआरटी में तो देखने को भी नहीं मिलेगा वाई, और ये सब तो कुछ सुनना ही नहीं हो, तो सीधे कॉन्सेप्ट दिए, समझ में आया तो आया, नहीं तो राम जी के घर। Why a change in speed of light causes refraction of light? ये भी एक क्वेश्चन उठता है, आखिर इस लाइट के स्पीड में जो चेंज होता है उससे रिफ्रैक्शन में चेंज क्यों होता है, या रिफ्रैक्शन उससे क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा, the fact that the speed of light waves on one side of beam of light changes a little before the change in speed of light wave on its other side cause a change in direction of light। जैसे मान लीजिए कि जब एयर से लाइट आ रही थी तो आपको पता है जो लाइट की बीम होती है उसमें वेव्स में, लाइट वेव्स में आती है, लाइट वेव होती है उसकी, ठीक है। तो जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो उसका स्पीड या तो बढ़ेगा घटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो जैसे ही दूसरे मीडियम में जाता है तो वेव्स जो होती है, लाइट वेव्स जो होती है उनका भी स्पीड चेंज हो जाता है। लाइट की बीम, इंसिडेंट ऑफ रे मतलब प्रकाश की एक किरण, लाइट की एक बीम किससे बनेगी, लाइट वेव से, प्रकाश के लहरों से, धाराओं से। अब जैसे ही एक मीडियम से, एयर से ग्लास के अंदर या कांच के अंदर वो मीडियम चेंज होगा तो लाइट वेव्स जो होंगी, प्रकाश की जो वेव्स होंगी उसकी स्पीड में भी चेंज हो जाएगा, और उनके स्पीड में चेंज होने के कारण ही बीम का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का भी माने मुड़ जाएगी, लाइट का जो बीम होगा मुड़ जाएगी। लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास, वही बात है,
लाइट हवा में ज्यादा स्पीड में, क्योंकि हवा में लाइट की भी जो वेव्स होती है ज्यादा तेज होती है, लेकिन ग्लास में लाइट की वेव स्लो होती है, इसलिए लाइट का स्पीड भी स्लो हो जाता है। समझ रहे बात को? जहां आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत लगेगा बोलना, मैं हिंदी में बोल दूंगा उसको, ठीक है? Since the speed of left side of the beam of light is reduced a little before, अब देखिएगा यहां पर ये पिक्चर 213 पे आ जाना। देखो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट एक ग्लास पे पड़ रही है, और ये जो लाइंस बनी है लाइट वेव्स है, आपको दिख रहा होगा लाइट वेव, ओके, लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम of light reach the glass first, enter the glass first and slow down first. जैसे ही लाइट ग्लास के अंदर आती है, ठीक है, वो स्लो डाउन होती है, मतलब उसकी वेव्स की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो वो लहरें होती हैं, उनकी स्पीड पहले गति स्लो हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम, मतलब कि लेफ्ट की बात कर, राइट की बात कर रहे हैं, लाइट रीच द ग्लास अ लिटिल लेटर, enter the glass a little later and slow down a little later. देखिएगा यहाँ पे A और B को आप देखिएगा, पॉइंट A और पॉइंट B दिख रहा है आप लोगों को इस येलो पिक्चर में। प्रकाश लाइट सबसे पहले A पर आएगी, लाइट वेव्स, और B तक थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जा रही है, दिख रही है आप लोगों को? दूरी बढ़ रही है ना B तक, लाइट ऊपर से आ रही है ना नीचे, तो दूरी देख रहे हो, ये ज्यादा स्लैंटिंग हो गया, ये ज्यादा सीधा है और ज्यादा स्लैंटिंग, ज्यादा तिरछा है। तो पॉइंट बी पे लाइट देर से पड़ रही है, इसलिए वो बाद में पहुंचेगी और बाद में धीमा होगी। और इसी कारण से अब पॉइंट सी पे आओ, आप ए से सी पर आओ, लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट कम आउट ऑफ ग्लास फर्स्ट एंड हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट। तो लेफ्ट साइड में किसी भी कांच पे अगर लाइट पड़ती है, तो कांच में जो लेफ्ट साइड होगा वो सबसे पहले लाइट वहां से बाहर आएगा, और इस कारण से सबसे पहले वही बेंट होगा, ठीक है? कांच में लाइट के जाने के बाद, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, पिक्चर देखते रहिएगा, जब लाइट कांच से बाहर निकलेगी तो सबसे अधिक स्पीड जो कांच की निकलने की होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, मतलब पॉइंट सी पे होगी, लेकिन डी पे इससे कंपेरेटिवली थोड़ी कम होगी, क्योंकि बाद में पॉइंट बी पे लाइट पड़ी थी, इसलिए बाद में बी से निकलेगी। जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा, और पहले आएगा वो पहले पाएगा, वही बात है ना? सी पे ज्यादा स्पीड होगी, डी पे कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ जाएगा, दिमाग लगाएंगे घर पे और तो हो जाएगा। अब देखो राइट साइड, therefore the direction of light changes on entering the glass slab। इसी कारण से अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि एक मीडियम जो एयर था, वहां से जैसे ही कांच में दूसरे मीडियम में लाइट आई है तो बेंट हो गई है, रिफ्रैक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब किसी प्रकाश की किरण पड़ती है या लाइट की बीम पड़ती है, तो उस स्लैब पर एक ही समय पर दोनों लाइट दो तरफ नहीं पड़ती, मतलब लेफ्ट से किसी साइड में जल्दी पहुंच जाएगी और किसी साइड में देर से पहुंचेगी। इसी कारण से वहां से निकलने के बाद, कांच से बाहर निकलने के बाद, ठीक है, उनकी स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है? और लेफ्ट और राइट में जो चेंज हो रहा है, इसी चेंज के कारण ही वो लाइट मुड़ती है, रिफ्लेक्स होती है। Since the speed of left side of the beam of light increases a little before, जैसे देखिए अगर किसी को नोट्स लिखने की इच्छा है तो जितने ब्रॉड लाइन है ना, सबको लिख लीजिए, आप मान लीजिए यही सब कुछ है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। The speed of left side of beam of light increases a little before its right side, therefore the direction of light changes on coming out of glass slab into, ठीक है, इसीलिए वो चेंज हो जाता है डायरेक्शन। लेफ्ट साइड ज्यादा तेजी से, एज और बाद में बात करेंगे इस पर।
जितना मैं कराते जा रहा हूं उतना आप लिखते जाएंगे ना तो समझिए कि आपका काम हो गया। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो, a transparent substance in which light travel is known as medium। भाई लाइट के लिए मीडियम कौन होगा? जिसके थ्रू लाइट निकल सकती है। अब इसको तो हम लाइट का मीडियम नहीं कह सकते ना बुक को, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शक नहीं है, ये बिल्कुल अपारदर्शक है, ट्रांस क्या है, ओपेक है। अगर मान लीजिए कि हम कांच की बात कर सकते हैं, एयर की बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं, प्लास्टिक की बात कर सकते हैं, व्हाइट प्लास्टिक की सीट की, फाइबर की, जिसके थ्रू भी लाइट निकल सकता है, थोड़ा निकले ज्यादा निकले निकले, ठीक है। सो डिफरेंट मीडिया आर सेड टू हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, ठीक है। अब कांच से जितना ज्यादा लाइट निकलेगा, जरूरी नहीं कि पानी से उतना ही ज्यादा निकले। साफ पानी से जितना ज्यादा लाइट निकलेगा, जरूरी नहीं कि मटमैले गंदे पानी से निकले, है ना। तो अलग अलग जैसा भी आप मीडियम चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है वो डेंसर है या रेयर है। देखिए फिर से समझाते हैं आपको। A medium in which the speed of light is more is known as optically rare medium। जिसमें प्रकाश की स्पीड जाने के बाद सबसे अधिक रहेगी उसको रेयर मीडियम कहते हैं, विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश के जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो गति होगी, स्पीड होगी, सबसे अधिक तेज होगी, रेयर मीडियम। और जिसमें उसकी तुलना में कम होगा उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपको जिसमें लाइट धुंधला निकलता हुआ, देखिए धुंधला हो कोई भी मीडियम, डेंसर। गंदा कांच डेंसर मीडियम है, और एकदम बिल्कुल साफ कांच जिसमें एक बार नाक टूटे टूटे बची थी, बिल्कुल सच मजाक नहीं, तो उसमें क्या हो गया, आप रेयर मीडियम कह सकते हैं, रेयर। क्लियर है? आगे चले। अब हम लोगों ने ये जो पढ़ा इसमें क्या सीखा वो देखते हैं। When a ray of light goes from a rare medium to denser medium, अगर प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, रेयर मतलब कि विरल और डेंसर मतलब कि सघन। रेयर से अगर डेंसर में जाएगी मतलब ये कि ज्यादा स्पीड से कम स्पीड वाले की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए। मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको सबसे पहले तो ऊपर लेके चलूं, सबसे ऊपर देखिएगा 212 पेज मैंने एक दो स्लाइड ऊपर चलिए पहले आप जरा। यहां पर देखिए 212 में जो ये इमेज बनी हुई है फिगर 2 पे, हम यहाँ पर एयर एक रेयर मीडियम है, उससे कांच के अंदर जा रहे हैं जो कि डेंसर मीडियम था, ठीक है ना। तो लाइट कहां मुड़ी है बेंट होकर के, ये जो नॉर्मल NN1 लाइन है ना, इसी की तरफ मुड़ रही है ना। देखा आपको, यहां पर जो लाइट रे ए थी, ये रे बी जो है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि लाइट जो है रेयर मतलब एयर रेयर है, क्योंकि उसमें सबसे स्पीड होती है लाइट की, से विरल मतलब कि क्या कहते हैं डेंसर मीडियम कांच में। तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में कांच लाइट आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगी। रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऐसे टकरा के ऐसे क्यों नहीं निकल गया, बात समझ रहे हैं ना। इसमें लाइट ऐसा हो जाता ना, यहां से ऐसे निकल जाता, ये इधर ही मुड़ रहा है मतलब कि नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है, नीचे की तरफ मुड़ रहा है मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। ओके, दूसरी बात, दो ही कॉन्सेप्ट है ये, मैं एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही है ये सारा चीज, आगे और लिबरेट किया जाएगा इसको। When a ray of light goes from a denser medium to a rare medium,
जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूसरी तरफ वो मुड़ जाएगा, ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। बोर्ड पे देखिएगा, दिख रहा है? अब इस कांच से भी तो लाइट बाहर निकलेगी ना, तो नॉर्मल से क्लियर हो गया? ये रेयर है, ये डेंसर है, तो रेयर से डेंसर में आएगा तो ये देखिए, देख रहे हैं ना, इधर मुड़ रहा है नीचे की ओर, मतलब कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। और फिर ये कांच डेंसर है, कहां से निकलेगा तो एयर में जाएगा ना, कहां से निकल के जैसे एयर में जाएगा डेंसर से रेयर में, तो फिर ये नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब दूसरी तरफ जाएगा। नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, वो कुछ नहीं। हाँ, रेयर से डेंसर की तरफ, और डेंसर से रेयर में जाएगा। पेज नंबर यहाँ निकालिएगा जरा, 214 पे दूसरा फिगर नीचे वाला है, देख रहे हैं ना, कांच से कोई लाइट को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं नॉर्मल से बाहर की ओर जा रहा है। अरे केस नंबर 2 देखिए ना, 214 पे, आप 214 पेज पे केस नंबर 2 फिगर देखा आपको, यहाँ पे कांच के ब्लॉक से लाइट आई है, ठीक है, और जैसे ही एयर में गई है, मतलब कि बाहर निकली रेयर मीडियम में, तो देख रहे हैं ना नॉर्मल से कैसे दूर हट गई है। सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 मतलब क्या होता है? हाँ, तो फिर उसी तरह होगा जैसे पहले सबसे ऊपर पिक्चर में ही दिखाया था आपको मैंने। है? किस पेज पे आ गया तू? काहे आ गया? मैंने बोला था 215 पे जाने के लिए। द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, वो तो होगा ही ना, वो तो मैंने सबसे शुरू में बताया था, बताएंगे आपको कि अगर मान लीजिए कि पहले एयर से 215 पे निकाल लीजिएगा, एयर से पहले क्या कहते ग्लास में आया तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, और फिर इस ग्लास से बाहर की तरफ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इमर्जेंट हो जाएगा, मतलब कि दोबारा क्या होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा और नॉर्मल से दूर हटेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 नॉर्मल बन रहा है। जैसे ही पॉइंट ओ से बी तक रिफ्रैक्ट होकर के आई है, तो 20 को मिलाते हुए जो सीधी लाइन बनाएंगे, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइट है, क्योंकि कांच से एयर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हट रही है, बी से बीसी जो लाइन रे निकल रही है। समझ में आ रहा है आप लोग को? किसको नहीं आया? मैं आपको ये बता रहा हूं, एक ही सीधा साधा हिसाब है। रेयर से डेंसर में जाएगा, मतलब एयर से कांच में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और अगर कांच से फिर एयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। यही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बस। अब इसमें जितना राम कहानी लिखा है, चाहे जितना बार पढ़े, वही बात आएगी। lateral displacement of the emergence ray of light, हाँ बताएंगे, अभी तो आने तो दो। देखिएगा, पहले इफेक्ट ऑफ, या इस पेज पे आ जाइएगा आप लोग 216 पे, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको देखिए। ये सारे जो मैं अभी आपको 6-7 जो एग्जांपल दूंगा, यही सब एमसीक्यू में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन अगर और कोई कॉन्सेप्ट पे बनेगा तो ये सारे एग्जांपल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
कोई भी पेंसिल या डंडे को अगर आप पानी में डालोगे तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा ही दिखेगा, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, ये तो खुद ही टेढ़ा है, ठीक है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपरावर्तन ही दिखाता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड, अगर आप किसी भी चीज को पानी के अंदर डाल देंगे तो आपको लगेगा कि पानी से थोड़ा सा बॉटम से थोड़ा सा ऊपर उठ के, ठीक है। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, अगर कोई पूल है, स्विमिंग पूल है, आप उसमें देखोगे अगर पानी को तो जो उसका गहराई है आपको ऊपर से कम लगेगा, लेकिन कूदने के बाद आपको पता चलेगा आप गलत जगह आ गए, रियली में वो ज्यादा गहरा होगा, आपको कम गहरा फील होगा। ये सारा का सारा जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। When a thick glass slab is placed over some printed matter, the matter appear raised when viewed from the top. अगर कोई पतला ग्लास का स्लैब आप किसी भी चीज के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से देखेंगे ना, मतलब पेज को, तो आपको लगेगा ना कि वो जो अक्षर है थोड़े ऊपर उठ के दिख रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कांच का जैसे पूरा स्लैब होता है ना जो लोग टेबल पे रखते हैं और जितने भी चीजें रखते हैं कार्डबोर्ड, तो लगता है कि ऊपर रखा हुआ। हाँ ये तो, इसमें तो भगवान जाने क्या दिखेगा, हमें तो कुछ दिखेगा नहीं इसमें। हम गंदे में दिखा दिए, अब उसको साफ करना है। The stars appear to twinkle on clear night. साफ रातों में, मतलब स्काई साफ हो, बादल ना हो, तब आकाश आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखेंगे, मतलब टिमटिमाते हुए दिखेंगे। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, यही तक, कल आप लोग को और कराया जाएगा, ठीक है। कौन सा भाई, रुक जाओ एक मिनट, कौन सा, पांचवा, अच्छा हाँ। A lemon kept in water a glass, हाँ ग्लास में अगर आप नींबू रखेंगे ना तो लगेगा कि ग्लास में ऊपर उठ के थोड़ा सा, पानी में, पानी भर गिलास, सॉरी अपने एक्चुअल साइज से बड़ा साइज का दिखता है, उल्टा, ठीक है। चलिए आगे कल कराएंगे।